अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्केल्ड। मैं हूं हबीब खान। आइसक्रीम हम सबकी फेवरेट होती है, ख़ास तौर पे बच्चों की। और अगर बचपन की बात करें तो हमारे बचपन की एक ऐसी मेमोरी जो कि पाकिस्तान की एक पहचान भी है, इग्लू आइसक्रीम, जिसने 50 साल पहले पाकिस्तान में एक छोटे से सफ़र का अपने आगाज़ किया और आज कराची समेत पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में ये पाकिस्तान की पहचान बनने वाली आइसक्रीम इग्लू, इनका कैसा जर्नी है, क्या प्रोडक्ट्स आज इनके पास मौजूद हैं और आज बैरून ममालिक में किस तरह से ये बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जानेंगे इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करीम तेली, और उनसे उनकी कहानी जो 75 साल का 50 साल का सफ़र है वो उनकी ज़बानी जानते हैं। So we have today Kareem Teli, Managing Director Igloo. Kareem, welcome to the show. अच्छा करीम, 50 साल का जर्नी है। बैक इन 1974 आपने इग्लू का जो है वो आगाज़ हुआ। इस 50 साल के जर्नी को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके हवाले से? जर्नी का आगाज़ हुआ 1971 से। 1971 से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कंपनी का इफ्तिताह हुआ, वहाँ पे फैक्ट्री लगी, प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्ट्स हमने बनाए अलग अलग, एंड स्लोली डाउन द लाइन 1974 तक ये मास ऑडियंस तक पहुँच गई और लोगों को इग्लू का नाम मतलब घर घर तक आवाज़ आने लगा। सो दैट्स वाई सम पीपल से 1974 एंड सम पीपल नो 1971। सो ओरिजिनली 1971 में आगाज़ हुआ है एंड आज 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 55 साल हो गए। सो 55 years old company and one of the oldest ice cream manufacturers of Pakistan, and it's been a long journey. I am part of the family and it is a family owned business, and obviously हमारे दूसरे business units भी थे at that point of time, and everybody is looking after that units, and we were into textiles and crown enclosures, packagings and then food which I look after. सो हमने 1.5 साल पहले एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। इससे पहले तो हम होम ग्रोन पाकिस्तानी ब्रांड थे, हमने पाकिस्तान को ही फोकस किया, हमने कहा इधर ही बेचना है, हमें जो भी बनाना है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग हमने सब यहीं की। 1.5 साल पहले वी स्टार्टेड गोइंग आउट इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस एंड इंटरनेशनल फॉरम्स और हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अभी हमारे पास वी टैप्ड सम मार्केट्स एंड हम ग्रो कर रहे हैं, बट ड्यू टू दिस अनफोर्सीन सिचुएशंस आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि वेसल्स नहीं मिल रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी सिनेरियो की वजह से आपकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है टू सर्व द मार्केट, आपकी शिपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एंड जो बायर होता है वो देख रहा होता है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि उसकी फाइनल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गई तो दे विल नॉट ऑप्ट टू बाय आवर प्रोडक्ट। उसके पास 10 और सप्लायर हैं, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में जब पाकिस्तान की बात होती है तो एक पाकिस्तान में लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही बना रही होती हैं और वो बेच रही होती है। जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो मेरे साथ 500 बंदा और खड़ा होता है। सो सिर्फ मैं नहीं हूँ पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान की सारी कंपनीज नहीं है, वहाँ पे आपके पास अमाराती कंपनीज भी होंगी, आपके पास यूरोपियन भी होंगी, अमेरिकन भी होंगी, इंडियन भी होंगी, और आपको सबके साथ कम्पीट करना है। सो प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है एट टाइम्स कि आपकी क्वालिटी तो अच्छी है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस भी है, बट प्राइस भी शुड बी द राइट थिंग, बिकॉज वो एंड में डिस्ट्रीब्यूटर लेके मार्केट टू मार्केट सप्लाई करता है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है एंड देन सेल करता है। सो ऑब्वियसली सो फार अभी हम लोग ने हमारी सम कैटेगरीज के अंदर वी हैव टेकन अ लीप एंड हम लोग एक्सपोर्ट करने हमने स्टार्ट किया, बट इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे हमारे लिए। द जर्नी हैज जस्ट बिगिन। व्हाट आर द रीजंस यू आर टारगेटिंग? सो अभी तो राइट नाउ वी आर डूइंग मिडिल ईस्ट, हमारा सर्टन पार्ट ऑफ आपका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वाली साइड हम देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर कंट्रीज एज वेल। इन द मीन टाइम हमने देखा कि लेट 90s में पाकिस्तान में जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो है आना शुरू हुए, आइसक्रीम्स हों, फ्रोज़न डेजर्ट्स हों, ऐसे में उन बड़े ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना और इग्लू की अपनी जो ब्रांड रिकग्निशन है उसको किस तरह मेंटेन किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, आज ज़िंदा है, लोगों को पसंद आ रही है प्रोडक्ट हमारी, एंड दैट्स वाई वी आर स्टिल हियर। एंड मैं हमेशा यही कहता हूँ, देखें मल्टीनेशनल्स आए बहुत अच्छा हुआ, एक तरह से आए क्योंकि हमें भी कंपटीशन मिलेगा टफ, और जब मल्टीनेशनल्स किसी भी मुल्क में आते हैं इसको यू हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव चैलेंज, बिकॉज मल्टीनेशनल्स जब भी आएंगे उनके पास हैवी बजट होगा, सो ऑब्वियसली मार्केट शेयर तो लेंगे, लेकिन वो मार्केट साइज़ को भी बढ़ाते हैं। सो ऑब्वियसली अगर वो कोई प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं और उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं हैवीली, जो कि हम एज ए लोकल ब्रांड नहीं कर सकते, हमारे पास बजट लिमिटेड होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो वो उसको दबा के जब टीवी पे ऐड चलाएंगे, रेडियो पे चलाएंगे, अखबार पे इश्तिहार देंगे,
तो उससे है ना ऑडियंस ज़्यादा आती है प्रोडक्ट की तरफ। सो ऑब्वियसली अब हर जगह उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होता एंड प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होती उसकी या क्वालिटी नहीं होती, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के पास एक चॉइस आ जाती है कि नहीं यार ये जो पुराना बैठा हुआ है ये बेहतरीन है, या मैं इससे लूँ या इससे लूँ। तो वो फिर है ना ओवरऑल मार्केट साइज़ बढ़ता है एंड उसमें है ना हर ब्रांड का फ़ायदा होता है। अच्छा, बाय द टाइम आपने खुद भी कहा कि लोग अब वेल अवेयर हो गए हैं और इस पूरे सिनेरियो में अब ब्रांड के जो है वो कॉन्शियस भी हो गए हैं, चीज़ें भी बदल गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में बीइंग एन ब्रांड अपने आप को किस तरह जो है वो आपने सस्टेन किया? बिल्कुल, देखिए कंज्यूमर अब है ना एजुकेट हो गया है। कंज्यूमर को पता है कि जब ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो वो उसमें क्वालिटी होगी। सो ऑब्वियसली एक हमारे पास बहुत बड़ा तबका है जो मासेस का जो ब्रांड ओरिएंटेड है, और एक जो हमारे पास पूरा तबका है जो ब्रांड अनब्रांडेड है। वो बेसिकली प्राइस कॉन्शियस होता है, वो अनब्रांडेड होता है, प्रोडक्ट लेता है, कंज्यूम करता है, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेता है। जो हमारे मईशत का पट्टा जो बैठ रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से बैठ रहा है, और हम इसको जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लाके आज जाके कहें आज ये हमारा मेजर इशू है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज द गवर्नमेंट इजंट सपोर्टिंग प्रॉपर्ली टू द लोकल इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती जा रही हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट चीज़ें मिलेंगी तो ये चीज़ें और बेहतर होंगी एंड हर बंदा ऊपर से लेके नीचे तक ब्रांडेड प्रोडक्ट पाएगा। ऑब्वियसली इस ब्रांडेड प्रोडक्ट से 2-3 फ़ायदे भी हैं, क्योंकि बेसिकली वी आर डायरेक्टली पार्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम कि किसी कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीदा तो एनी फूड प्रोडक्ट दे बाय उनको टैक्स लागू हो जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज, जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है। और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो उसको कोई टैक्स की फिक्र ही नहीं है, वो बनाता है, कच्चे में बेच देता है, उसमें ना गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है ना कुछ होता है। तो वो जो सेक्टर है वो लास्ट 5 साल के अंदर बहुत ड्रास्टिकली ग्रो हो रहा है। एंड दिस इज़ दिस मेन पार्ट जिस पे मैं कहता हूँ जिसमें बंदे को है ना परेशान होना चाहिए, इस पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेगमेंट को हमने कंट्रोल कर लिया विद इन टाइम, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, for the economy and for the companies that are working in the country. Otherwise मल्टीनेशनल कंपनीज देखें अभी हाल ही में 2-3 बड़ी कंपनीज आपने देखें चले इसलिए क्योंकि सपोर्ट नहीं मिली। सो आई बिलीव एक बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ लोकल इंडस्ट्रीज़ पे भी ना आपका फोकस हो, मल्टीनेशनल्स लोकल बोथ शुड वर्क टुगेदर, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो इसी तरीके से होगी एंड न्यू आइडियाज़ विल कम इन प्लेस, न्यू जेवीज़ विल कम इन प्लेस। तो आपके पास जब जेवीज़ होंगी, आइडियाज़ नए आएंगे, बाहर से कोई प्रोजेक्ट आके लगेगा तो ऑब्वियसली ये मईशत को ही सपोर्ट करेगा, यहाँ पे जॉब ज़्यादा लोगों को मिलेगी, यहीं पे इकोसिस्टम पूरा कनेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बंदा इंडस्ट्री लगाता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके पीछे रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हर चीज़ से रिलेटेड उनकी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, तो ऑब्वियसली एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार एक इंडस्ट्री बहुत पैसे बना रही है ये एक प्रोडक्ट बेच के, तो उसके पीछे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही होती है, चाहे गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री हो या रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, फूड हो, व्हाटएवर इट इज़, सबके पीछे कोई ना कोई इंडस्ट्रियाँ होती हैं जो उनको रॉ मटेरियल फराहम कर रही होती हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए लगी होती हैं। सो ऑब्वियसली द होल इकोनॉमी शुड बी सपोर्टेड। सो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर लास्ट 5 साल में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये खतरे की घंटी है हमारी मईशत के लिए, एंड दैट शुड बी लुक्ड आफ्टर। बिसाइड्स दैट ओवरऑल पीपल आर एजुकेटेड, ब्रांड कॉन्शियस, ब्रांड से लॉयल भी हैं, एंड दे आर प्रोक्योरिंग द ब्रांड प्रोडक्ट्स विच इज़ इवेंचुअली गिविंग देम अ सेफ एंड हेल्दी प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, एक अभी आपने खुद भी कहा कि रॉ मटेरियल का जो इस वक्त बड़ा एक चैलेंज है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ उनमें इजाफा हुआ है, तो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना, कंज्यूमर्स तक भी आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्राइस इफेक्टिव आप बहुत ज़्यादा रेज नहीं कर सकते, उसको किस तरह बैलेंस कर रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट से इस लेवल पे जो है वो एक बातचीत चलती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। देखिए ये लास्ट 1 महीना तो बहुत क्रिटिकल रहा है सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रही है, वेदर जैसे फ्यूल प्राइसेस आप देखें, फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आपके वो ये बेसिक है, उसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी,
बिजली के बाद आपके पास इंडस्ट्री जो चल रही है वो ओवरऑल उसको भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। इंडस्ट्रियाँ जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री हमारी जैसी आइसक्रीम और फ्रोज़न फूड और इस तरह के प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रियाँ ले लें, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे चलती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन आपकी महंगी हो जाएगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल इंक्रीज, ऑब्वियसली इट विल ऐड बैक कॉस्ट टू द एंड प्रोडक्ट। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल फराम कर रहा है उसके लिए भी बिजली महंगी हुई है, सिर्फ ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चर मेन मैन्युफैक्चर के लिए महंगी हुई है, तो वो उसका मटीरियल महंगा होगा। तो इवेंचुअली जो इंक्रीज आएगा दैट विल बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द एंड प्राइस, दैट शुड बी कंट्रोल्ड। सो इस वक्त तो गवर्नमेंट शुड लुक एट व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर परफॉर्मिंग द एक्ट, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट विल डायरेक्टली हर्ट द एंड कंज्यूमर एंड नॉट द एंड कंज्यूमर, द एंड वर्कर हु इज इवन अर्निंग द सैलरी, बिकॉज सैलरी उस पेस से नहीं बढ़ेगी जिस पेस से आपके पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ गई। तो किसी आम आदमी के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बात सारी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये कि एक बड़ी डिबेट होती है आइसक्रीम सेगमेंट के हवाले से कि व्हाट्स एन आइसक्रीम एंड व्हाट्स एन फ्रोज़न डेजर्ट। तो इग्लू में क्या है, इग्लू क्या फ्रोज़न डेजर्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, या आप जो फ्रोज़न डेजर्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? So there is a frozen dessert and there is a dairy dessert and dairy products. Exactly. So we are into dairy category, but yes, मेरे हिसाब से फ्रोज़न प्रोडक्ट, फ्रोज़न डेजर्ट होना, डेयरी डेजर्ट होना, डेयरी प्रोडक्ट होना, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज द कंज्यूमर इज़ एक्सेप्टिंग। सो ये एक बहुत बड़ी ब्रांड वॉर है। आई बिलीव कंज्यूमर को आप एजुकेट कर सकते हैं, बट कंज्यूमर को देखिए, आज भी अगर हम जितनी भी बात कर लें, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड जो है वो फ्रोज़न डेजर्ट वाला ही है। आप जितना भी जो सो वाई आर्ग्यू। आज मैं अगर बोलूँ कि काली ड्रिंक पीने से आप इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मगर आज भी पाकिस्तान की नंबर 1 ड्रिंक इज़ द ब्लैक ड्रिंक। तो वाई आर वी आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग? ये कंज्यूमर चॉइस है। सो आप कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, बाहर ममालिक में भी यही होता है, कंज्यूमर को एक एजुकेट कर दिया, आपने बता दिया। इस पर बहस मोबाइल से नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली हाँ, कोई चीज़ अगर आप गलत किसी को वो कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, या आप कमर्शलाइज कर रहे हैं कि टीवी पे ऐड चला दी और आपने कुछ को दिखाया कि भाई ये फलाने प्रोडक्ट कंज्यूम करने से मेरी ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगी, या और वो वाकई में नहीं होती इस तरह की कोई चीज़, एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इस तरह की कोई चीज़ देते हैं, देन दैट इज़ नॉट गुड एंड दैट इज़ इलीगल, एंड उसमें फिर अथॉरिटी शुड एक्ट। बट प्रोडक्ट कंजम्पशन में देखिए, पाकिस्तान में इतनी मैं कहूँगा कि द पॉपुलेशन का अफोर्डेबिलिटी लेवल इतना वो है कि हर टाइप का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा होता है। हम कहाँ तक रोकेंगे? और हम अक्सर ब्रांड्स को ही रोकते हैं। सो जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, द अनब्रांडेड मार्केट, वो इतनी बड़ी है, अगर आप उसको कभी देखें तो आपको खौफ आ जाएगा कि यार ये बंदा क्या कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, एंड एटलीस्ट दीज प्रोडक्ट्स आर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई हैव लिटरली सीन प्रोडक्ट्स, मतलब मैं आपको बताऊं कि एक आइस लॉली मैंने ऐसी बनते हुए भी देखी है कि पानी के अंदर कपड़े डाई करने का कलर डाला, सेक्रीन डाला, शुगर डाली, एंड पीपल आर कंज्यूमिंग इट। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह मसाले हो गए, बेवरेजेस हो गए, बेवरेजेस ऐसे ही कारखानों में, छोटे छोटे कारखानों में बन रही हैं बुरे तरीके से, कैंडीज़ हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, देयर आर सो मैनी थिंग्स। अच्छा, अगर एक सवाल पूछूं कि आपका अपना पर्सनल फेवरेट इग्लू का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? देखिए, मैं तो चॉकलेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सो जो भी चीज़ में चॉकलेट होगी आई विल गो फॉर दैट। आई पर्सनली लव चॉकलेट फज ब्राउनी एंड डार्क चॉकलेट मोमेंट्स की हमारी सीरीज़ है, दैट इज़ अमेजिंग। एंड अभी जो रिसेंटली हमारे हाल ही में जो मेरा फेवरेट बना है, गो टू फेवरेट इज़ द ब्राउनी सैंडविच, बिकॉज उसके अंदर 2 ब्राउनी की लेयर्स हैं, ऊपर नीचे और बीच में वनीला है, तो क्रीमी वनीला आइसक्रीम, सो दैट इज़ समथिंग टू गो फॉर। इट्स अ कंप्लीट मील। ओके, तो वो आपका डिज़र्ट हो जाता है पूरा, एक तरह से अल्टीमेट डिज़र्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, एक हम सबकी तकरीबन बीइंग इन चाइल्डहुड हमने भी 90s में गुजारा है और अर्ली 2000s में, एक नॉस्टैल्जिक वाइब है, और वो एक इग्लू की वैन्स होती थी जो घुमा करती थी, अब वो साइकिल वाला ट्रेंड है, चेंज हुआ है। बीइंग इन ओनर हैं आप और इस चीज़ को इसको ओन करते हैं, कैसी फीलिंग है, कैसा लगता है कि एक रिनाउंड ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तान में आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट फील्स गुड, बट एट द सेम टाइम यू नो, आपने कहावत सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड हम खुशी होती है क्योंकि देखें, जब भी आप स्टोर में जाएं, बच्चे ने आपकी लॉली पकड़ी हुई है हाथ में, मामा मियाँ, और बच्चा कहता है यार मुझे आपकी मामा मियाँ बहुत पसंद है, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट, तो वो एक खुशी का एहसास देती है कि यार हमने इतनी जान लगाई, इतनी मेहनत करी इस प्रोडक्ट को आज
हमने एक जगह एक लेवल पे पहुंचा दिया। एंड ऑब्वियसली इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होती, पूरी टीम की मेहनत होती है, हमारी पूरी सेल्स टीम इन्वॉल्व होती है, फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट टू द सेल्स। हर बंदे की हर जगह पे एक एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कोई बंदा जो प्रोक्योरमेंट वाला है वो मेहनत करके सोर्सिंग करता है, एंड सेल्स वाला उसको बनाता है, बेचता है, प्रोडक्शन वाला बनाता है, तो इट्स अ होल इकोसिस्टम। सो जब इतने सारे लोग मिलके एक प्रोडक्ट बना के आगे कंज्यूमर को बेचते हैं और वो कंज्यूमर खरीदता है और आपको नज़र आती है यार ये टिल काउंटर पे पड़ी हुई है, तो इट इज़ अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस कि यार आपने कुछ अच्छा कर दिया, कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट दिया। आप खुद यंग हैं और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आजकल डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के साथ जो है वो मार्केट में आना चाहते हैं। क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए? What I believe and what I always recommend young people who are coming into business who want to become an entrepreneur, क्योंकि हर बंदा आजकल स्टार्टअप के क्रेज़ में है कि यार मुझे आईटी में कुछ करना है, ई-कॉम में कुछ करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन विद दोज चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो हम अक्सर नेगेटिव को देखते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं यार ये नेगेटिव, मगर यू हैव टू फाइंड अ वे आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव एंड कम इनटू पॉजिटिव। इंडस्ट्री लगाना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू पुट अप एन इंडस्ट्री। हाँ ज़रूर ये कहूँगा, क्योंकि देखें ब्रांड्स आप देखें इतने सारे पॉपअप कॉफ़ी शॉप्स भी आ गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी आ गए हैं, कैफ़ेज़ भी आ गए हैं, हर बंदा कर रहा है। सो आप किसी से मैन्युफैक्चर करवाएं प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप अपना ब्रांड बनाएं, अपने क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में बेचें। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं मास वॉल्यूम पे, देन पुट अप एन इंडस्ट्री। बिकॉज आप शुरू में इंडस्ट्री लगा के इतना खर्चा कर लेंगे, व्हाट हैपेंस इस बंदा बैकवर्ड पहले करता है, पहले इंडस्ट्री लगाता है, खर्चा इतना हो जाता है, वो कहता है यार मैं तो कामयाब ही नहीं हुआ, बंद कर दो, फिर कहीं नौकरी करने चले जाता है, या फिर वो कहता है कि यार चलो अब नया आइडिया है, नई चीज़ करते हैं, तो वो पैसा डूबता ही रहता है। सो आपको पहले बैट ऐसे शॉर्ट बैट करनी है कि यार मैं पहले अपना प्रोडक्ट बना लूँ, प्रोडक्ट दमदार हो मेरा, मैं उसको अच्छी ब्रांडिंग कर दूँ, मैं मार्केटिंग में पैसे लगाऊँ, मैं सेल्स की पे पैसे लगाऊँ, बनाने वाले का टेंशन छोड़ दें, बनवाएं किसी और से अपने ब्रांडिंग में, या फिर उसकी एजेंसी ले लें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो अगर बहुत अच्छा बेच रहा है, एंड देन यू सेल इट दैट इन दैट कंट्री और दैट रीजन और दैट स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि टेरिटरीज वगैरह भी कंपनीज दे देती हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ है ना ज़्यादा मिलेगी पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच करीम। थैंक यू।